17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन और सियासत जारी है। छात्रों का प्रदर्शन राजनीति का अड्डा बन चुका है। विरोधी दलों के नेताओं की बयानबाजी पर अब सरकार ने खरी खरी सुना दी है। सरकार का साफ कहना है कि छात्रों का हित पहली प्राथमिकता होगी। तो बीजेपी ने पूछा है कि क्या 1.55% अभ्यर्थियों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर दिया जाए। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए एक तरफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है। प्रशांत किशोर के 48 घंटे के अल्टीमेटम पर मंत्री विजय चौधरी ने दो टूक जवाब दिया है। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। सरकार किसी के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं समझती है। सरकार अपना दायित्व तो समझती है, सरकार छात्रों के हित को समझती है। सरकार छात्रों का भला समझती है। छात्रों के हित और भलाई के लिए काम करने में किसी के अल्टीमेटम की न जरूरत है न अहमियत। सरकार पर लगातार परीक्षा रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ आंकड़ों को साझा किया है और पूछा है कि क्या 1.55% अभ्यर्थियों के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर दिया जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने पोस्ट में लिखा है, आयोग को कुल 4.80 लाख आवेदन प्राप्त हुए। बाबू सभागार में 17,900 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। करीब 12,000 आवेदन ऐसे थे जो कि इस कैंसिल हुए परीक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए थे। 13 दिसंबर को 62% यानी कि 7,440 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। ये कुल प्राप्त आवेदन का 1.55% ही है। तो क्या 1.55% के लिए 98.45% अभ्यर्थियों की मेधा का बलिदान कर देना चाहिए? इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जारी सियासत के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीपीएससी ऑटोनमस बॉडी है और अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए फैसला लेगी। तो बिहार के उद्योग मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार को अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है बताया। बीपीएससी उसको देख रही है, बीपीएससी के द्वारा ही सारे चीजों को तय करना है। कल मुख्य सचिव से भी उन लोगों ने एकदम ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर तय करें। मुख्य सचिव के स्तर पर जब प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अपनी बात रखी है तो थोड़ा समय देना चाहिए और जब लोगों ने अपनी एक बात रखी है, एक तरीके से उन्होंने बात रखी है तो थोड़ा सा समय देना चाहिए कि मुख्य सचिव के स्तर से क्या निर्णय होता है और जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में ही होगा। एक आधो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? अभ्यर्थियों के आंदोलन और कांग्रेस के राजभवन मार्च के बीच सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी के अल्टीमेटम का फिक्र नहीं करती है। फैसला छात्रों के हित में लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र साहिल के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब सबसे पहले बीपीएससी विवाद पर बीजेपी के गणित को समझते हैं। बीपीएससी विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कुछ जानकारी शेयर की है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश की है। नीरज कुमार ने इस पूरे विवाद को 98.45% बनाम 1.55% का मुद्दा बताया है। नीरज कुमार ने बताया कि 17वीं बीपीएससी के लिए आयोग को कुल 4.80 लाख आवेदन मिले थे। बापू सभागार में 17,900 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मतलब कितने अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम दे सकते थे। करीब 12,000 आवेदन कैंसिल हुए, परीक्षा केंद्र के लिए प्राप्त हुए। 13 दिसंबर को 62% यानी कि 7,440 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।
बीजेपी प्रवक्ता की माने तो ये कुल प्राप्त आवेदन का मात्र 1.55% ही हिस्सा है। उनका सवाल ये है कि क्या 1.55% के लिए 98.45% के मेधा का बलिदान कर देना चाहिए। सरकार 1.55% छात्र को भी दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका तो दे ही रही है, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही कहा है कि वहां के एग्जाम को कैंसिल किया गया है, री एग्जाम लिया जाएगा। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, भोले भाले छात्रों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बीपीएससी छात्रों से अपील है कि इनके बहकावे में आप नहीं आए। इससे पहले भी बीपीएससी परीक्षा में औरंगाबाद का सेंटर रद्द हुआ था, बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट दिया गया। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आइए अब ये जानते हैं कि बीपीएससी से छात्रों की मांग आखिर क्या है। तो आंदोलनकारी छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए है, छात्र नए सिरे से दोबारा पीटी परीक्षा कराने की बीपीएससी से मांग कर रहे हैं। एक परीक्षा हो और एक परिणाम हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। छात्र पूछ रहे हैं, आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकता है। आंदोलनकारी छात्र पूछ रहे हैं कि 2 बार पीटी परीक्षा लेने पर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। 911 परीक्षा केंद्र का प्रश्न और 4 जनवरी की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक कैसे होगा, ये सवाल अभ्यर्थियों के हैं। 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा के प्रश्न आसान हुए तो छात्रों के साथ न्याय आखिर कैसे होगा, और इसलिए आंदोलनकारी छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल आपको बताएं कि 911 परीक्षा केंद्र पर जो एग्जाम लिए गए हैं उसे ठीक माना जा रहा है, और बीपीएससी ने सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की जो एग्जाम है उसे कैंसिल किया, और इसी पर विवाद मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सासाराम में 27 दिसंबर को हुए बादल हत्याकांड में 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। हालांकि अब इस घटना को लेकर सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। जेडीयू ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की तो बीजेपी दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। पर क्या है पुलिस का पक्ष और परिजनों का आरोप? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तारीख 27 दिसंबर, 20 से अधिक लड़के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के एक परिसर में बर्थडे पार्टी मना रहे थे। तभी अंधेरी रात में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। बर्थडे सेलिब्रेशन में जहां बलून फूटने की आवाज होनी थी, वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आरोप है कि यातायात डीएसपी आदिल बेलाल अपने बॉडीगार्ड चंद्रमौली नाकिया के साथ सिविल ड्रेस में पहुंचे और पार्टी कर रहे युवाओं के साथ बहस शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि डीएसपी ने बंदूक निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से शिवसागर के सैलरी गांव के रहने वाले बादल कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि 2 और युवक घायल हो गए। कितने लोगों की मौत हुई? बिलाल ने मारा बादल भैया को मेरे। कितने लोगों की मौत हुई है? भैया का बस। घायल भी हैं? हाँ घायल भी हैं, एक को गोली लग गया है पैर में और एक के हाथ में। मैंने 2 लोग घायल हैं। हाँ 6 से 7 राउंड गोली उन्होंने चलाया है। वारदात के बाद आरोपी ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल अपने अंगरक्षक के साथ मौके से फरार हो गए। सुनसान सड़क पर फर्राटे भरते भागने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। रोहतास एसपी रोशन कुमार की अगर माने तो ये पूरी घटना 4 मिनट में हुई। 10:35 में आरोपी ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल पार्टी मना रहे युवकों के पास पहुंचते हैं और 10:39 में वहां से भाग निकलते हैं। जो दोनों पुलिस कर्मी जो इस घटना में के समय झड़प में थे, दोनों का हथियार जब्त करके और जो घटना से देखो का वो सबको जब्त करके एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी डीएसपी रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर बहस हुई और फिर डीएसपी ने गोली मारकर बादल कुमार सिंह की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में राजनीति भी अब शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डीएसपी पूरी तरह मेंटल है। इसका इतिहास भी खराब है। जिस समय प्रोबेशन पीरियड में था उस समय भी इस तरह का घटना किया था, और यहाँ तो सीधा क्रिमिनल वाला एक्शन किया है ट्रैफिक डीएसपी। ये दोषी डीएसपी है ट्रैफिक, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, तो क्या हम तो कहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसके अनुसार उसको सजा मिले, चाहे वो फांसी का हो, चाहे जेल का हो, चाहे जो सजा हो।
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस पर हत्या का आरोप लगेगा तो जनता का क्या होगा। मामूली सी घटना में पुलिस की गोलीबारी कितनी सही। कब होगी आरोपी ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल की गिरफ्तारी। सासाराम संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बादल सिंह हत्याकांड को समझते हैं। 27 दिसंबर की रात कुछ लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। बादल सिंह के साथ 20 से अधिक लड़के उसी पार्टी में मौजूद थे और तभी बीच पार्टी में ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बेलाल पहुंच जाते। डीएसपी आदिल के साथ बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया भी मौजूद था। डीएसपी और बॉडीगार्ड सादे लिबास यानी कि सिविल ड्रेस में वहां गए थे। परिजनों का आरोप है कि डीएसपी ने रिश्वत की मांग कर दी और इसी बात को लेकर डीएसपी और युवकों में झड़प हो गई। आरोप है कि डीएसपी मोहम्मद आदिल बेलाल ने गोली चला दी और गोली लगने से राणा ओम प्रकाश उर्फ बादल की मौत हो गई। गोलीकांड में बादल सिंह के 2 और दोस्त भी जख्मी हुए। बादल हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है और बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया की एफआईआर में क्या है, अब आपको ये बताते हैं। सासाराम नगर थाना में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पहली एफआईआर डीएसपी के बॉडीगार्ड की ओर से दर्ज कराई गई। डीएसपी के अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया ने एफआईआर दर्ज कराई। डीएसपी मोहम्मद आदिल करगहर मोड़ से पोस्ट ऑफिस चौक जा रहे थे। पुलिस को देख बाइक सवार 2 संदिग्धों ने भागने की कोशिश की। दोनों पर बॉडीगार्ड ने सर्विस रिवॉल्वर छीनने का आरोप लगाया। रिवॉल्वर बचाने के चक्कर में गलती से गोली चलने की बात कही गई। बाद में उसने आत्मरक्षा में 1 राउंड फायरिंग करने की बात एफआईआर में लिखी है। अब ये जान लेते हैं कि नगर थाना प्रभारी की एफआईआर में क्या कुछ लिखा हुआ है। दूसरी एफआईआर नगर थाना प्रभारी राजीव रंजन राय ने दर्ज कराई है। बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विदेशी शराब की बोतल, मिट्टी के 3 चीलम मिलने का जिक्र किया गया है। एयर गन और मौके से चलाई गई खाली गोली बरामद होने का जिक्र है। और अब चलिए मृतक बादल के भाई की एफआईआर में क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। मामले में तीसरी एफआईआर मृतक बादल सिंह के परिवार वालों ने दर्ज कराई है। बादल के भाई राहुल रंजन के बयान के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएसपी मोहम्मद आदिल और अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया के खिलाफ ये एफआईआर कराई गई है। बादल सिंह दोस्तों के साथ शिवम सिंह का जन्मदिन मना रहा था। आरोप है कि शिवम की बर्थडे पार्टी में कुछ लोग शराब पी रहे थे। आरोप ये भी है कि डीएसपी मोहम्मद आदिल जबरदस्ती वहां पहुंच गए और उन लोगों से बहस करनी शुरू कर दी। डीएसपी पर धमकी देने और 6 से अधिक राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। डीएसपी मोहम्मद आदिल बेलाल की गोली से बादल की मौत होने का आरोप लगाया गया। डीएसपी आदिल की गोली से 2 और दोस्तों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि रिश्वत नहीं देने पर डीएसपी मोहम्मद आदिल ने हत्या की है। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से किए जा रहे हैं और 3 एफआईआर इसमें दर्ज किए गए हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में जेल से ही अपराध का खेल चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल से गैंगस्टर लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेल से बज रही रंगदारी की घंटी। 2G जैमर नहीं रोक पा रहे कॉल। जेल से चल रहा खेल। झारखंड के जेलों में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने में 5 कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुके हैं। जेल से अपराधी रंगदारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें रोकने में लाचार है। इन धमकियों पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम है। देखिए, इस प्रकार की धमकियां मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, समाज में रहने वाले प्रमुख लोगों को आपराधिक तत्वों के द्वारा जेल से धमकी लोगों को दी जाती है। भयादोहन करके राशि बटोरने का लोग हथकंडा अपनाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपराधियों और उग्रवादियों पर कोई लगाम लगने की इरादा नहीं है।
बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने सफाई दी है। जेएमएम का कहना है कि लगातार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, सरकार ने प्रयास किया और अभी बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का जो जमावड़ा हुआ करता था, उसका गढ़ हुआ करता था, बुढ़ा पहाड़ को आज नक्सली मुक्त करने का काम किया है। तो धीरे धीरे प्रक्रिया झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से जो है सो पुलिस प्रशासन को पूरा खुला छूट दिया गया है कि आपको जिस हथकंडा को अपनाना है, जिस प्रक्रिया में जाना है, उस प्रक्रिया में जाएं, लेकिन झारखंड राज्य से अपराध का नामो निशान को मिटा। बता दें कि राज्य में कुल 31 जेल हैं। इनमें 14 जेलों में जैमर ही नहीं है। वहीं 17 जेलों में 41 जैमर लगे हैं, लेकिन वो भी 2G जैमर। तो शायद इसी वजह से गैंगस्टर लाचार व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपराधियों को रोकने में कितनी कामयाब है और जेल का लाचार सिस्टम कब तक दुरुस्त होता है। रांची से निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझते हैं कि जैमर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैमर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जैमर सिग्नल को ब्लॉक यानी कि पूरी तरह से बंद कर देता है। मोबाइल फोन, रेडियो, वॉकी टॉकी को बंद करता है। नेटवर्क बंद होने से कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकता। जैमर ऑन होने से मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी से मोबाइल सिग्नल ब्लॉक करता है। जैमर के रेंज में मोबाइल से बात नहीं कर सकते हैं और जैमर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है, जैसे कि परीक्षा केंद्र और जेल में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो गड़बड़ ना कर सके। बड़े रेड में भी पुलिस या सीबीआई की टीम जैमर का उपयोग करती है। अब ये समझते हैं कि जेल में जैमर क्यों जरूरी है। जेल के अंदर बहुत सारे खतरनाक अपराधी बंद होते हैं। खतरनाक क्रिमिनल तकनीक का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। मोबाइल के जरिए अपराधी वारदात को अंजाम भी देते हैं और मोबाइल फोन की मदद से अपराधी रंगदारी की मांग करते हैं। मोबाइल के जरिए अपहरण और फिरौती की साजिश को भी अपराधी अंजाम देते हैं, यानी कि जेल में बैठे बैठे अपराधी पुलिस की नाक में दम कर रहे हैं। झारखंड के जेलों से भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। बदमाशों की नाक में नकेल डालने में तकनीक कारगर है। जेल में जैमर की मदद से मोबाइल का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। जेल प्रशासन भी मोबाइल फोन अंदर आने से रोक सकता है। तो ऐसे में जैमर जेल के अंदर बहुत जरूरी है, लेकिन झारखंड में उस तरह की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। नितिन गडकरी ने पत्र में सड़क निर्माण से जुड़ी बाधाओं का जिक्र किया, साथ ही इन समस्याओं के समाधान निकालने की भी बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में नितिन गडकरी ने झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में तेजी लाने के लिए सहयोग के लिए आभार जताया है। साथ ही सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया है। पत्र में उन्होंने भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसे मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर जोर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि इन रुकावटों के कारण कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और सीनियर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दें ताकि विकास परियोजनाएं प्रभावित न हो। नितिन गडकरी ने सीएम से व्यक्तिगत पहल करने का भी अनुरोध किया है। नितिन गडकरी ने NHAI और विभिन्न हाईवे परियोजनाओं को गति प्रदान करने को लेकर सहयोग मांगा है। इधर नितिन गडकरी के पत्र को लेकर सियासत भी गर्मा गई। जेएमएम ने हाईवे प्रोजेक्ट में देरी की अलग अलग वजह गिना दिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं दम तोड़ रही हैं। दरअसल झारखंड में 15 हाईवे परियोजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस की अड़चनों की वजह से अटकी हुई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 21,690 करोड़ रुपए है। 588 किलोमीटर लंबी सड़कों में से 172 किलोमीटर पर फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेच फंसा हुआ है। इसके साथ ही कई नई सड़क परियोजनाएं भी अटकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों को तत्काल सुलझाने का आग्रह करते हुए राज्य सरकार से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की है।
न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब आप समझिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र में क्या क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कई बातों का जिक्र किया है। गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन से सहयोग मांगा, झारखंड की सड़क परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया है और इस पत्र में नितिन गडकरी ने लिखा है कि सीएम सड़क निर्माण में आ रही बाधा को दूर कराएं, फॉरेस्ट क्लियरेंस, जमीन अधिग्रहण की कठिनाई दूर करें, रैयतों के मुआवजा भुगतान संबंधी समस्याओं को अविलंब दूर कर दिया जाए। सीएम इसके लिए मुख्य सचिव और विभागों के साथ बैठक करें। नितिन गडकरी ने सीएम का ध्यान वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर दिलाया। कुडू उदयपुरा पैकेज का कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है, ये बातें भी उसमें लिखी गई हैं, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसका जल्द से जल्द काम कराया जाए। इसका मुख्य कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलना है, जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं होना भी मुख्य कारण है। तो ऐसे में पत्र लिखकर उनसे ये अपील की गई है कि सीएम को मदद जरूर किया जाए।